नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोग कल के तीसरे शिफ्ट की बात करें तो जिस प्रकार से 17 अगस्त के तीसरे शिफ्ट में आपके साइंस के काफ़ी टफ प्रश्न आए थे, उसी प्रकार से 18 अगस्त के तीसरे शिफ्ट में भी आपके साइंस से यहाँ पर टफ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि किस पौधे के जड़ से नए पौधे का जनन हो सकता है, यानी कि नया पौधा आपका उत्पन्न हो सकता है। और ऑप्शन में दिया गया था शकरकंद, जिसे आप लोग स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो हम लोग डहलिया की बात करें, डेलबर्गिया की बात करें, ब्लैकबेरी की बात करें, तो ये हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ से आपके नए पौधे का जनन हो सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइलम होता है इसका जनन पत्ती से हो सकता है, यानी कि पत्ती से नया पौधा बन सकता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग गन्ना, गुलाब, केला, अंगूर और कैक्टस की बात करते हैं तो इनमें तने से नए पौधे का जनन हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो देखिए, उत्सर्जी अंग की बात हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है, जबकि हम लोग बड़ी आंत की बात करें या फिर किडनी की बात करें, फेफड़े वगैरह की बात करें, तो ये सारे आपके उत्सर्जी अंग के उदाहरण हैं। बायो से अगला प्रश्न पूछा गया कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज होते हैं ये किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज है ये आपके स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर वृक्ष के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा किया जाए तो क्या होगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधों में भोजन का निर्माण होता है और आपके जीव के लिए यहाँ से ऑक्सीजन बनती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण किसी भी पौधे में नहीं होगा तो उस स्थिति में जो यहाँ पर पौधों के लिए भोजन बनता है वो बनना बंद होगा और उस कारण से जो पौधे का विकास है वो धीमा हो जाएगा और साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा जीन का लक्षण नहीं है। तो जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि जो भी हमारे शरीर में आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं उसकी जानकारी आपके जीन में होती है। जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग कैसा होगा, हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये आपके जीन में मौजूद होता है। और कोशिकाओं के केंद्र में जिस तत्व में ये मौजूद रहता है, यानी कि जो हमारा जीन होता है, वो आपके डीएनए में पाया जाता है। अब बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स से तो काफ़ी टफ ही प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था कि गोलीय दर्पण में अगर किरणें जो हैं वो आपके लंबवत आपतित होती हैं तो ये डैश डैश से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके वक्रता केंद्र यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैंने आपको अवतल दर्पण के लिए कुछ नियम बताए थे और उस नियम में मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई किरण इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या से जाती है तो ये आपके लेंस पर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और इस कारण से ये जो आपकी किरण है वो उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से ये आपकी आई हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी गोलीय दर्पण में जो हमारी रे है वो आपके लंबवत आपतित होंगी तो वो आपके वक्रता केंद्र से गुजरेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी तार में विद्युत धारा बाएं से दाएं की ओर अगर चल रही हो तो दाएं से देखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है
उसकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ से आप लोग प्लेमिंग का ये रूल देखिए, जो राइट हैंड का रूल है। अगर हम लोग इस रूल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वायर है। वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है ये आपका ऊपर है, यानी कि जो आपके हाथ का अंगूठा है वो बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है। और अगर आप लोग इस प्रकार से मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा करंट होगा वो तो ऊपर की ओर ही बहेगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आपको ये रूल पता है तो ही इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है ये 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी क्षमता यानी कि इसका पावर क्या होगा। सिंपल शब्दों में अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी यहाँ पर निगेटिव होती है, और अगर हम लोग पावर की बात करें तो ये होता है 1/f, जहाँ पर जो फोकस दूरी है वो आपके मीटर में होना चाहिए। तो इस स्थिति में 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 50/100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 डायोप्टर। तो ये जो आपका क्षमता है ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। एक प्रश्न आया था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसका क्या गुण होता है। सिंपल सा प्रश्न है। तो जो आपके बल्ब का फिलामेंट है इसका गलनांक भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये आपके उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है। किसका यूज करते हैं, तो टंगस्टन का यूज आपके बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी कि आपसे हीट यूनिट की हीट ऊर्जा की इकाई के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन में दिया गया था जूल, वाट सेकेंड, किलोवाट आवर और आपका हो जाएगा कैलोरी। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिए गए ऑप्शन के अनुसार बात करें तो संभवतः आपके सारे यहाँ पर ऊर्जा की इकाई है। हालांकि मेरे हिसाब से वाट सेकेंड होना चाहिए, जो कि आपके उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं हो सकता है। बाकी क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि 3 ओम और 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं जिनको श्रेणी में 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो 4 ओम के प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा क्या होगी। अब सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो जो आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं इनको जोड़ा गया है श्रेणी में, और जब हम लोग यहाँ पर सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये आपका 7 ओम हो जाएगा। उस स्थिति में अगर हम लोग आई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा V/R, यानी कि 5/7 ओम। ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उन रेजिस्टेंस के लिए जो आपकी प्रवाहित होने वाली धारा है वो सभी के लिए बिल्कुल समान होगी, यानी कि धारा में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन है वो आपका -5 है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी यानी कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका नेचर कैसा होगा। तो आवर्धन -5 है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन है वो होता है माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, और इस स्थिति में जो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपके वस्तु से होगा छोटा, क्योंकि अगर ये छोटा नहीं होगा तो जो आवर्धन है वो 1 से कम कभी नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाली इमेज है वो आपके वस्तु से हो जाएगी छोटी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी सर्किट में जुड़ा हुआ चालक तार में बल की जो दिशा है वो किस सिद्धांत से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है उसका यूज किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका यूज होता है विद्युत जनरेटर में। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग ने ये बताया है कि अगर किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समांतर रहे, यानी कि जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पर चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त करेगा अंगूठा आपका, और जो उंगलियों का घुमाव है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और यही चीज़ें हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो क्यों टिमटिमाते नहीं हैं।
कल आपसे पूछा गया था तारों के बारे में कि वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि अगर हम लोग ग्रहों की बात करें तो ये इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आपको ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है ये कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके नाइक्रोम का यूज होता है। किसका? नाइक्रोम का यूज होता है, और नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यहाँ पर आपके ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसी ऊष्मा के कारण यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपकी हो जाती हैं गर्म। तो ध्यान रखिएगा, जूल के जो ताप का नियम है वो बताता है कि अगर आई धारा बह रही है, रेजिस्टेंस आर है, तो टी टाइम में यहाँ पर इस प्रकार से आपकी ऊष्मा जनरेट होने वाली है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित विलयन और पीएच मान को सुमेलित कीजिए। कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि अगर हम लोग जठर रस की बात करते हैं तो ये एसिडिक नेचर का होता है, 1.2 हो जाएगा यहाँ पर। NaOH की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका pH 14 होता है क्योंकि ये आपका प्रबल क्षार है। इसी प्रकार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें जिसका यूज एंटा एसिड के रूप में होता है, तो इसका जो pH मान है वो आपका 10 होता है। नींबू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका pH होता है 2.5। आपको ये पता होना चाहिए कि जो pH वैल्यू है वो आपके 0 से 14 के बीच में होती है, जहाँ पर 0 का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और 14 का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। और pH का फुल फॉर्म भी पूछा गया था पिछली बार, तो ध्यान रखेंगे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है pH का पूरा नाम। अगला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर जो आपके सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो उस स्थिति में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि C3H8 और C2H6 में CH समूह में आपके क्या संबंध है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे समजातीय सीरीज के कंपाउंड हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको इस प्रकार से किसी पार्टिकुलर फार्मूले से उस सीरीज के सारे एलिमेंट व्युत्पन्न किए जा सकते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो CH2 से ये आपके आगे बढ़ते जाते हैं और ये आपके समजातीय श्रेणी के कंपाउंड हैं, और ये आपका एल्केन हो जाएगा। और फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो CnH2n+2 इसका होता है फार्मूला। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन के पास सर्वाधिक यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है ये क्यों पाई जाती है। देखिए, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इसका जो एटॉमिक विन्यास है जिसे आप लोग परमाणु विन्यास कहते हैं ये 2,4 होता है, और 4 होने के कारण आपका जो कार्बन है ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो इसका साइज छोटा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करके आपका पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये नेगेटिव चार्ज ले सकता है, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को कई सारे अन्य एटम के साथ में साझा कर सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं कार्बन की तो ये आपका सहसंयोजी बंध ज़्यादा बनाता है, और इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसके पास में श्रृंखला बनाने की भी क्षमता होती है। इसीलिए आपको कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आयोडीन दिया गया था। तो अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ता है, और अगर हम लोग आवर्त में आगे की ओर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपका घटता है। तो यहाँ पर आयोडीन सबसे नीचे है, तो आयोडीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वसा के पायसीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है।
तो वसा के अगर हम लोग पायसीकरण यानी कि इमल्सिफाइंग की बात करें तो इसके लिए पित्त रस की ज़रूरत होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वसा का जो पायसीकरण है ये आपके यकृत में होता है, और अगर हम लोग यकृत की बात करें तो जो पित्त रस है इसका स्रावण भी आपके यकृत से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम धातु अगर जल के साथ में अपक्रिया करेगी तो उस स्थिति में कौन सा उत्पाद बनता है। तो सोडियम धातु अगर जल के साथ में अपक्रिया करेगी तो उस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैर निकलेगी बाहर। फॉर्मूला आप देख सकते हैं 2Na प्लस 2H2O, यहाँ पर आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर एल्कली अभिक्रिया है। तो ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। क्लोर एल्कली रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोग साधारण नमक की अभिक्रिया पानी के साथ में करवाते हैं तो उस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस यहाँ पर निकल जाती है बाहर, और इसी को हम लोग क्लोर क्षार रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण है वो आपके किस कारण से घटता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में आपके बाएं से दाएं की ओर आगे बढ़ेंगे तो उस स्थिति में जो यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पर जो आपके एटम होंगे, उन एटम की ये प्रॉपर्टी होगी कि उनके पास में जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और जो उनके पास में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, धातुओं की मुख्य रूप से प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। वहीं पर अगर हम लोग आधातुओं की बात करते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके निगेटिव चार्ज यहाँ पर रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो आपके एलिमेंट की बढ़ती है, और इसी कारण से उनका जो धात्विक गुण है वो घटता है, अधात्विक गुण इनका बढ़ेगा। अब बात करेंगे करंट अफेयर से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। कल तीसरी शिफ्ट में करंट अफेयर का वेटेज भी काफ़ी कम था, लगभग 4 से 5 प्रश्न ही करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य AVGC उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य यहाँ पर बना है कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है नाम इसका है दिल्ली, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हुआ है, एक तो आपका है यूनाइटेड बैंक और एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 2019 में हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनकी संख्या 18 थी, तो 6 बैंक आपके ऐसे थे जिनका विलय 4 बैंकों में कर दिया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ। इसी प्रकार से अगर हम लोग सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो इसका विलय केनरा में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय है ये आपके बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि देना बैंक और विजया बैंक इन दोनों का विलय आपके किस बैंक में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा। तो इस साल जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वो आपके सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा, और इसका जो आयोजन है ये गुजरात के 6 शहरों में होगा, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो पहला राष्ट्रीय खेल है ये हुआ था 1924 में, और कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में जो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था।
तो ये जो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है ये शुरू किया था सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ में मिलकर के। तमन्ना का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा मतलब है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। ये आपके तमन्ना का पूरा नाम है। अब हम लोग स्टैटिक जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो एक प्रश्न आपके चिपको आंदोलन से आया था, यानी कि स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें से आपको सही गलत चुनना था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये चिपको आंदोलन है ये वृक्ष की कटाई के विरोध में था, यानी कि वृक्षों की जो कटाई हो रही थी उत्तराखंड में उसके विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 1973 में अप्रैल के महीने में शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जो अलकनंदा की घाटी है वहाँ पर मंडल विलेज के पास में ये आपका चिपको प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी से मिलता हुआ एक और आंदोलन है जिसका नाम अपिको आंदोलन है, वो आपके कर्नाटक राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी ये ड्यूटी होगी कि संघ के प्रशासन और कानून के संबंध में जो भी आपकी सूचनाएं हैं वह राष्ट्रपति को प्रदान करें। तो ये जो आपका प्रावधान है वो आर्टिकल 78 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आपको 25 भाग और 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो आपके संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या थी। किसी ने बताया 1990 में था, लेकिन त्रिपुरा की जो राजभाषा है वो आपके वर्तमान में कोक बोरोक और है बंगाली। कौन सा? कोक बोरोक और है बंगाली। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा जो बाढ़ पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो ये जो बाढ़ पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भारत सरकार ने अप्रैल 2012 में किया था। कब? अप्रैल 2012 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से ये जो आपकी स्कीम थी वो विश्व बैंक के हेल्प से चलाई गई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला फेज है वो पिछले साल 2021 में कंप्लीट हुआ है और इसका जो दूसरा फेज है वो 2021 से 2031 तक चलेगा। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में डैम हैं उन डैम को यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नदी विसर्ग का निर्माण कैसे होता है। नदी विसर्ग का मतलब होता है मिएंडर। आपने देखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं वो आपकी बिल्कुल सीधी नहीं चलती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में चलती हैं। तो होता क्या है कि जब आपका जो नदी का प्रवाह मार्ग है, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो बगल का रीजन होता है वहाँ पर वो कटान करती है और उस कटान के कारण आपकी ये जो नदियाँ हैं वो इस प्रकार से मिएंडर का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है इसमें क्या प्रावधान है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब हमारे संविधान में संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो उस समय आपके 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और ये जो 16 नए अनुच्छेद हैं ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 243 जो है इसमें पंचायत की कार्यकाल यानी कि पंचायत के टर्म के बारे में बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होगा। 243 में ग्राम सभा की बात की गई है, 243 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, 243 में ग्राम पंचायतों की संरचना की बात की गई है, 243 में पंचायत में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है, 243 में कार्यकाल की बात की गई है, 243 में पंचायत सदस्यों की योग्यताएं की बात की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो इससे पहले आत्मीय सभा का पूछा गया था। तो आत्मीय सभा हमारे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था कोलकाता में। वहीं पर अगर हम लोग रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो ये भी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था
1897 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था। अब देखिए, अगर हम लोग बंधन बैंक की बात करते हैं तो ये आपका शुरू हुआ था 2001 में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 2006 में इसको आपके NBFC का लाइसेंस मिलता है और फाइनली 2015 में जाकर के रिजर्व बैंक के द्वारा इसको एक बैंक का दर्जा दिया जाता है। तो वैसे अगर हम लोग बैंक की बात करते हैं तो ये आपका बैंक के रूप में स्थापित हुआ था 2015 में। मुख्यालय इसका आपको कोलकाता में मिलेगा और वर्तमान में जो CEO हैं वो है चंद्रशेखर घोष। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है इसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में हमारा जो टोटल लैंड एरिया है वो आपका 2.4% है। हालांकि जनसंख्या की बात करें तो वो 17% से थोड़ा सा ज़्यादा है। दक्षिण एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो भारत का क्षेत्रफल है उसकी हिस्सेदारी आपके 63% के आसपास है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चर्च और जो संबंधित स्थान है उनका मिलान करिए, यानी कि भारत के कुछ चर्च दिए गए थे और आपको बताना है वो किस राज्य में है। तो सेंट फ्रांसिस नाम का जो चर्च है ये केरल में है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो कि आपके यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है, ये गोवा में मिलेगा। ये पिछली बार भी पूछा गया था ग्रुप डी में। उसके बाद में से कैथरीन की बात करें तो ये भी गोवा में है। सांता क्रूज बेसिलिका की बात करें तो ये केरल में है। वेलान कन्नी की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मारुति सुजुकी 800 को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपकी कार है उसको हमारी मारुति ने सुजुकी के साथ में मिलकर के बनाया था और ये लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर 1983 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और उसी समय पहली बार हमने रिपब्लिक डे को मनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में क्या हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हमारे वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी नेचुरल एजेंट की उपस्थिति जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, परावैगरिक किरणें, ओजोन, ऑक्सीजन, पानी, इनकी मदद से विघटित हो जाते हैं। यानी कि ये जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं ये आपके टूट जाते हैं और इन्हें हम लोग कर सकते हैं रिसाइकल। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था उसके हिसाब से आप लोग इसे चूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रिंट फॉर्मेट में जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।